नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 21 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे, देखो यहाँ पर सेकंड वाला जो इधर है, फार्मर्स फ्यूचर। अभी जो लेटेस्ट डेटा रिलीज़ हुआ है जिसमें अभी बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसमें बताया जा रहा है कि फार्मर्स की जो मंथली इनकम है दैट इज़ एवरेज अराउंड 10,218 रुपीज़, 10,218 रुपये। उसमें क्या तो ब्रेकिंग्स हैं, इनकम कहाँ से हो रही है। तो जब ये पूरी डिटेल पता की तो एक चीज़ निकल के आ रही है, वो ये कि लगभग 60 मिलियन ऐसे फार्मर्स हैं। 60 मिलियन का मतलब हो गया 6 करोड़ ऐसे फार्मर्स हो गए ना। तो उनकी इनकम में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सैलरी या फिर वेजेज आ रहे हैं, मतलब उनकी खुद के खेत से प्रोड्यूस्ड जो भी प्रोडक्शन मटेरियल है या फिर जो भी क्रॉपिंग है उससे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा जितना उनकी इनकम को कॉम्प्लीमेंट कर रही है दूसरे कामों से जो सैलरीज या फिर वेजेस उठाए जा रहे हैं। तो ऐसे में फार्मर्स का फ्यूचर क्या होना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज़ टाइम टू रियल पॉलिटिक। देखो, इंडिया यूएस रिलेशन को इस आर्टिकल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनके थ्रू। तीसरा आर्टिकल हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्यूड अमंग फ्रेंड्स, कि किस तरीके से दोस्तों के बीच में गैप्स आ गए, डिस्प्यूट्स आ गए, जो कि आपने देखा, अभी न्यूज़ हम देख रहे थे, जहाँ पर एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस करके एक ग्रुप स्टैब्लिश हुआ है और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो सबमरीन डील थी वो कैंसिल होना। और चौथा जो आर्टिकल होगा वो होगा ग्रोइंग टुगेदर। सऊदी अरब का क्या अभी काम चल रहा है, किस लेवल पे, किस फेज़ में, या क्या पैटर्न है ग्रोथ का, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ क्या रिलेशंस हैं। एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो निकालेंगे। चलिए देखते हैं बच्चे जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है फार्मर्स फ्यूचर। देखो, अगर देखा जाए एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का मतलब ये था कि जहाँ पर इनकम में ज़्यादातर जो डिपेंडेंस है वो एग्रीकल्चर से ही हो, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो इनकम हो रही है किसी भी घर में, और वो उसमें एक घर का एक मेंबर 100% उसी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और वहाँ पर अच्छी खासी इनकम आ रही हो उनकी, कम से कम 4,000 रुपया पर मंथ के लगभग, राइट। तो इस केस में वो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हो जाते हैं। तो पर जब अभी रिसेंट जो डेटा रिलीज़ हुआ है एनएसओ के द्वारा, उसमें बताया कि एवरेज 10,218 रुपये इनकम हो रही है 2018-19 का, अगर साल का बात की जाए तो उसमें से अगर देखें ना तो 2000 मतलब ये 10,218 को अगर ब्रेक किया जाए तो क्रॉप प्रोडक्शन से हो रहे हैं 3,798, एनिमल हस्बेंड्री से हो रहे हैं 1,582, और ये दोनों मिलकर के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 53%। तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर में तो ये दो चीज़ें ही इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा अगर देखें तो जो सिंगल लार्जेस्ट इनकम सोर्स आया वो रहा वेजेज एंड सैलरी, दैट इज़ अराउंड 4,063 रुपीज़। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करो कि क्रॉप से तो कितना रुपया आ रहा है और यहाँ से सैलरी और वेजेज से कितना रुपया आ रहा है, दोनों में डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जो वेज लेबर्स हैं, जो कि मान लो कि खुद की ज़मीन का जो प्रोड्यूस है वो बेचे या दूसरे की ज़मीन का प्रोड्यूस है वो बेचे, उसकी इनकम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू खुद की जो फार्म है उससे जो प्रोड्यूस मटेरियल है उसको बेचने से, मतलब उससे जितनी भी इनकम हो रही है उसमें। अगर हम देखें तो लगभग 93.09 मिलियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स हैं इंडिया में, जिसमें 70% तो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। इसका मतलब उनको हम बोलेंगे मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स, ओके। दूसरी तरफ आप देखो कि 60% जो इनकम आ रही है वो वेजेज से आ रही है। हाउस होल्ड्स की, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उनकी 60% इनकम आ रही है, वेजेज से आ रही है। और एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो क्रॉप या एनिमल हस्बेंड्री पे डिपेंडेंट है, वो कहाँ पे आ रहा है, वो 50% के अराउंड आ रहा है। तो ओवरऑल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जी आप एक तो देखो कि जिनके पास में ज़मीनें कम हैं उन लोगों के पास में एग्रीकल्चर की बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ से इनकम ज़्यादा आ रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं एडिटर कि अगर कोई भी एग्रीकल्चर में कोई भी रिफॉर्म लाने के लिए स्कीम लाई जा रही है या फिर कोई भी नया काम अगर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो आप ये मानो कि ओवरऑल जो फार्मर्स हैं उनमें से केवल 30 मिलियन ऐसे फार्मर्स हैं जिनको आप हाउस होल्ड
एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्ट में उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। जो सिचुएशन अभी निकल के आई है ना, इस रिपोर्ट को बोला जा रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो 30 मिलियन जो फार्मर्स हैं या फार्मिंग हाउस होल्ड है, उनके पास में ज़मीन का जो एरिया है दैट इज़ मोर देन 1 हेक्टेयर या फिर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा या फिर उसके बराबर। तो ऐसे में इस मिनिमम होल्डिंग रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर फिर इन 30 मिलियन जो लोग हैं, ये हाउस होल्ड हैं, 3 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं, इनकी जो इनकम है वो देखो मेजर पार्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से आ रहा है। बाकी अगर 60 to 65 मिलियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की बात करें तो उनके पास में ज़मीन है 1 हेक्टेयर या उससे कम, तो उनको आप कैसे आप फार्मिंग हाउस होल्ड बोल सकते हो, एग्रीकल्चर हाउस होल्ड बोल सकते हो। अगर सरकार कोई भी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर के आती है तो वो प्राइमरीली इन 3 करोड़ फार्मर्स पे ही ध्यान देती है, ठीक है, जिसमें चाहे फार्म इनकम को आप डबल या ट्रिपल करने का टारगेट लेकर के देखो, या फिर जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की बात करो, लेबर को ज़्यादा पेमेंट की देने की बात करो, या कैपिटल रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने की बात करो। इन सारी चीज़ों में ओवरऑल फ़ायदा 3 करोड़ फार्मर्स को ही हो रहा है। रिमेनिंग जो 6 से 6.5 करोड़ फार्मर्स है ना, उनके ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 करोड़ फार्मर्स हैं जिनके पास में 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा ज़मीन है, उनको आप देखो कि उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है, चाहे वो वाटर के लिए हो, चाहे मार्केट के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे क्रेडिट मतलब उधार के लिए जो उनको लोन रिक्वायरमेंट है वो, या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना, इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो उनको सपोर्ट मिल रहा है, ये जो 3 करोड़ के लगभग फार्मर्स हैं उनको। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 6 से 6.5 करोड़ जो फार्मर्स बच चुके हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको आप फार्म के साथ में या फार्मिंग के साथ में उनका फ्यूचर अगर आप अटैच करके चलो तो उनके साथ बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि उनकी इनकम मेनली कहाँ से आ रही है, वो आ रही है नॉन फार्म एक्टिविटी से, या फिर जो फार्मिंग में भी एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री है उसको हटा करके एक लेबर की तरह अगर वो काम कर रहे हैं कहीं पे तो आ रही है, चाहे वो सिटीज़ में करें चाहे गाँव में करें। तो देखो, चाहे वो एग्रीगेशन हो, मान लो कि किसी के खेत के अंदर बहुत सारी मूंगफली इकट्ठी हुई है, बनी है, तो वहाँ पर जाकर के वो एग्रीगेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सामान, ग्रेडिंग करने का काम आ गया, पैकेजिंग करने का, ट्रांसपोर्ट खेतों से मार्केट तक ले जाने का, प्रोसेस करना, वेयर हाउसेज में ले जाना, रिटेल का जो मानो कि किसी बड़े किसान से खरीद करके और फिर बाद में मार्केट में ले जा करके बेच दे। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इनकम हुई है जिन हम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, जिनमें नंबर्स की अगर बात करें तो दैट इज़ अराउंड 6 to 6.5 करोड़। तो इन एक्टिविटीज़ को हमें इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि उनकी मेन इनकम जो है वो वेजेज से आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में हमें मार्जिनल फार्मर्स को इग्नोर करने की जो गलती अभी तक कर रहे हैं हम, वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। इस डेटा से ये बिल्कुल क्लियर होकर के आ रहा है। उनकी जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उन पे इतना प्रोड्यूस भी नहीं होता है कि जिससे कि वो मार्केट में बेच करके बहुत सारा मुनाफा कमा सकें। तो डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, ये कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम क्रॉप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से शिफ्ट करके इनकी तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं मार्जिनल फार्मर्स को, और जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। तो ये था फार्मर्स की वेलफेयर के लिए एक अच्छा आर्टिकल डेटा के बेसिस पे। अब देखो, आप डेटा इस तरीके से हेल्प करता है कि हम एनालाइज कर पाएँ कि वाकई में कैसे हम कोई भी वेलफेयर अप्रोच अगर अपना रहे हैं तो उसको जो नीडी है उन तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो ये था फार्मिंग से रिलेटेड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज टाइम फॉर रियल पॉलिटिक। देखो, आर्टिकल को लिखा है अरुण प्रकाश ने। ये नेवल डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड इंडिविजुअल, नेवी में थे पहले। तो इनका ये कहना है कि सरप्राइज एक वर्चुअल स्टेटमेंट आता है 15 सितंबर को, जब ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस ने तीनों ने मिलकर के एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जिसको बोला जा रहा है AUKUS, जिसमें फोकस चाइना पे रहा, पर चाइना का बिना नाम लिए इस तरीके से अपने स्टेटमेंट देना जिससे कि हम इंटरनेशनल ऑर्डर को इस तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं कि जो एक्चुअल में जो थ्रेट्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं उनको कंटेन किया जा सके। अब आप देख सकते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट इस टाइम पे चाइना के अलावा कुछ है नहीं, और वो भी इंडो पैसिफिक जो थिएटर है वहाँ पर। तो ऐसे में US, ब्रिटेन, ये देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंटेलिजेंस
और एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर वॉरफेयर की बात करो, या क्वांटम कंप्यूटिंग, या फिर न्यूक्लियर सबमरीन कंस्ट्रक्शन। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में जाकर के काम किया जाएगा इन तीनों कंट्रीज ये तीनों कंट्रीज का ये जो ग्रुप रहेगा इसमें। अब ये जो सरप्राइज फॉर्मेशन है, इसको सरप्राइज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एक अचानक से ही जो लाइक माइंडेड दूसरे कंट्रीज है, जैसे कि फ्रांस हो गया, या फिर इंडिया भी कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस रखता है और जापान भी कन्वर्जेंस रखता है इन्हीं आइडियाज़ पे। पर यहाँ पर जो मेन झटका लगा है वो फ्रांस को लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में पहले ही एक कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए अग्रीमेंट कर रखा था, लगभग 66 बिलियन यूएस डॉलर का। तो उसको थोड़ा मतलब यूनिलैटरली कैंसिल कर देना वो फ्रांस के लिए शॉकिंग था। अब यहाँ पर जो मुद्दा आ जाता है वो ये कि सबसे पहली चीज़ तो ये तीनों नेशंस है ना, वो पहले से ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एंगेज करते हैं। ये सरप्राइज फॉर्मेशन तो है, पर इसके पीछे कारण क्या है? उनमें पहला कारण तो है कि तीनों जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये कहीं ना कहीं पहले से एंगेज करते हैं। जैसे कि यूके और यूएस की बात करें तो नेटो अलाइज हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस तीनों मिलकर के ANZUS पैक्ट में आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस पैक्ट में। इसके अलावा फाइव आइज में आप देखो ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, ये तो आई गई। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस तीनों मतलब AUKUS जो हैं वो फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस है, उसके भी पार्ट है। तो पहले से इनके बीच में कन्वर्जेंस है। दूसरा मुद्दा है, वजह क्या है? वो ये कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड की भी मीटिंग होगी वहाँ पे जो बाइडन के साथ में। चारों मतलब इन पर्सन मीटिंग होने वाली है जो बाइडन के साथ में पहली बार। अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई है वो वर्चुअली हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर की। तो अब वो आमने सामने बैठ कर के बात करेंगे व्हाइट हाउस वाशिंगटन में। तो ऐसे में देखो कि सवाल ये है कि अभी जो ये क्वाड फोरम है इसका कितना क्या रेलेवेंस रह पाएगा, वो जानने की एक पॉइंट रहेगी। और फाइनली कि ब्रेग्जिट के बाद में यूके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसी चीज़ को चलते हैं अभी यूके को एंगेज किया गया है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। तो ये अपने आप में तीनों चीज़ें हैं कि कारण भी दे रही है तो सवाल भी खड़े कर रही हैं कि भाई ये तीन ही क्यों। इसके पीछे देखो एंग्लोस्फेयर करके एक मुद्दा भी आएगा, वो आगे देखेंगे कि जहां जहां पर भी एंग्लो दैट मीन्स इंग्लिश जो लोग हैं जिनकी डोमिनेंस रही है, जहां पर सेटलर्स हैं। अब यूएसए में कौन है? वाइट्स कौन है? सारे के सारे इंग्लिश है मेजरली, फ्रेंच भी है वहां पे, ऐसी बात नहीं है, स्पेनिश भी है, पर मेजरली तो वाइट्स हैं, इंग्लिश है या एंग्लोज है। दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में तो आपको पता ही है हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे कंसिडर ही एलिजाबेथ सेकंड को किया जाता है वहां पे। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया? एंग्लोस्फेयर में कन्वर्जेंस आना। अब देखो चाइना ने भी कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी और बिना कोई मतलब कहते हैं ना कि अपनी इरेशनल एंजाइटी रखते हुए और सीधा कह दिया कि बोला क्वाड जो है उसी क्वाड को लेकर के भी ऑब्जेक्शन किया है चाइना ने। मालाबार एक्सरसाइज जो होती रहती है जिसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये चारों की नेवी पार्टिसिपेट करती है, उसको लेकर भी अपनी अप्रीहेंशंस है, चाइना राइज करता रहता है कि हाँ ये हमारे को कंटेन करने के लिए कोशिशें की जा रही है। देखो इस तरीके का जो कंटेनमेंट है ना वो कोल्ड वॉर स्ट्रेटेजी के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत बार यूज़ किया गया था और उसका रिजल्ट ये रहा था कि यूएसएसआर को अपने घुटनों पर ला दिया गया था इसी तरीके की स्ट्रेटेजीज के साथ में। मतलब चारों तरफ से यूएसएसआर को घेर लिया गया था यूएसए के द्वारा। तो ऐसे में अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो चाइना के लिए है और चाइना जो है वो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर रहा है। चाइना भी रेडी है इस चीज़ को लिए कि कैसे भी करके हम अपनी जो चैलेंजेस आए, चाहे क्वाड के नाम पे आओ चाहे AUKUS के नाम पे आओ, क्योंकि अभी जो AUKUS जो एग्रीमेंट हुआ है ना उसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन इतने बुरे बिगड़ चुके हैं जिसकी वजह से अभी ऑस्ट्रेलिया को अपनी खुद की डिफेंस को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में फिर ये न्यूक्लियर डील साइन हुई है, न्यूक्लियर सबमरीन्स की डील साइन हुई है यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब आप देखो कि क्वाड होते हुए इस तरीके से AUKUS जैसे ग्रुप क्यों लाए जा रहे हैं। इसके पीछे ये है कि क्वाड की बात तो देखो 2007 में शिंजो अबे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने कर दी थी उस टाइम पे 2007 में, पर वो एक्चुअल में एक सब्सटेंस के तौर पे निकल के आने में बहुत टाइम लगा चुका है, राइट। कभी इंडिया के खुद कुछ के इंटरेस्ट हैं वो डाइवर्ज हो जाते हैं, कहीं पे कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो जबकि उसी चीज़ को अगर देखें तो AUKUS ये जो ग्रुप है इसमें कन्वर्जेंस पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे केस में इन तीनों कंट्रीज का साथ में आना अचानक से ये सरप्राइजिंग तो है
पर इसके लिए रीजन्स हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। चाइना देखो क्वेड को एशियन नेटो पहले ही बोल चुका है और ये भी कह चुका है कि ये एक तरीके से सी फॉर्म है, जैसे ये फॉर्म बन जाता है ना जहाज जिनको बोलते हैं ओशन वाटर्स जब मूव करते हैं तो बोलो वो उसी तरीके से टाइम के साथ साथ में डिसअपियर हो जाएगा क्वेड तो। पर ये जो यूके यूएस वाला जो मुद्दा है ना, ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए अब सरदर्दी बहुत बड़ी बन चुकी है। अब बात कर लेते हैं चाइना का। जियोपॉलिटिकल एरेना में आज के टाइम पे चाइना पर्टिकुलरली देखें तो हर एक जगह पे अपने को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑन का यूएन क्लॉज है ना, कन्वेंशन ऑन सी लॉज, राइट, तो उसके वर्डिक्ट जो थी जिसमें साउथ चाइना सी को चाइना अपनी खुद की लेक बोलता है, बोला एंशिएंट लेक है ये हमारी, तो उसको भी चाइना के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दे दिया था यूएन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने। तो ऐसे में चाइना ने उस वर्डिक्ट को भी इग्नोर कर दिया जानबूझ करके। और यूएस जहां पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है, हर एक एरिया में, हर एक वाटर्स में जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहाँ पर चाइना अपनी तरफ से कोई भी एक कहते हैं ना कि बैकफुट पे जाने की कोई सोच ही नहीं रहा है, अपनी तरफ से हर एक चीज़ में असर्ट कर रहा है, इवन आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट कर रहा है और वहाँ पर अपनी मिलिट्री या अपनी नेवी को डिप्लॉय कर रहा है चाइना। इसके आगे चाइना की जो एग्रेशन है वो हमने भी टेस्ट की है, सीनो इंडियन जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है चाइना के साथ में ईस्टर्न लद्दाख में, और वहाँ पर कितना ज़्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट चाइना ने किया और कितना ज़्यादा हमें भी वहाँ पर अपना मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया। और ये लगता है कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन है ये लंबे समय तक चलेगा, ये अभी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पर जो पॉसिबल क्रिएशंस है यूके यूएस की, वो कुछ ऐसी है कि एक तो चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि भाई आपकी जो दादागिरी है अब उसको कंट्रोल करने के लिए एक और ग्रुप हम तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा चाइना जो है इस ग्रुप को वैसे तो एक्सक्लूजनरी ब्लॉक के तौर पे बोल रहा है, क्योंकि एक तरफ क्वेड और मालाबार जैसे फोरम पे काम ऑलरेडी चल ही रहा है जिसमें कि इंडिया और जापान भी एंगेज कर रहे हैं, पर यहाँ पर इंडिया और जापान इवन फ्रांस को भी एंगेज करने की बात नहीं की गई है। ये जो नया ग्रुप आया है यूके यूएस वाला, ठीक है, तो ऐसे में एक्सक्लूजनरी ब्लॉक भी यहाँ पर राइटर के द्वारा बताया जा रहा है कि जापान और इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया। अच्छा, इसके आगे अगर देखें तो एक स्टेटमेंट क्या आता है कि ये ग्रुप साथ में क्यों आया है, इसके पीछे बताया जा रहा है एक तो एंग्लोस्फेयर नेशन, ये मैं बता चुका हूँ आपको, और एंग्लो सैक्सन सॉलिडेरिटी, कि जहाँ जहाँ पर भी एंग्लो और सैक्सन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं बोलो उनको साथ में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे आपको पता ही है कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे यूके का जो पकड़ रहा था, जिसमें यूएस की बात कर लो चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, वहां पर यूके के लोग जाकर के ही सेटल हो गए थे। यूके में आपको पता ही है अभी कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। तो यहाँ के लोग जाके के यूएस में भी सेटल हो गए और इधर ऑस्ट्रेलिया में भी सेटल हो गए। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि बोले जहां जहां पर भी एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं या फिर एंग्लोस्फेयर वाले जो जितने भी कंट्रीज हैं, जिनके अंदर आप इसको न्यूजीलैंड को भी ऐड कर सकते हो और कनाडा को भी ऐड कर सकते हो, बोले इनके साथ में हम एक कन्वर्जेंस लेकर के आएंगे, एक कहते हैं ना कि सॉलिडेरिटी, एक दूसरे की एक दूसरे को समर्थ बना करके फिर बाद में आगे काम करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्वेड समिट से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि क्वेड में जापान और इंडिया दोनों ईस्टर्न कंट्रीज हैं, जबकि वहां पर वो सारे के सारे जो कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी एंग्लोस्फेयर, वो वेस्टर्न कल्चर से डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, राइट। तो इस केस में एक सेकेंड, यूके यूएस ग्रुप जो है इसका एक अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। अब आप देखो जो बाइडेन की तरफ से जो ये प्रॉमिस किया गया है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, साथ में जो न्यूक्लियर प्रोपल्सन बेस्ड सबमरीन्स होंगी वो प्रोवाइड की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, और दूसरी तरफ ये तो ऑस्ट्रेलिया को दे दी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया अपनी तरफ से कितनी कोशिशें कर रही है, किए जा रही है इंडिया के द्वारा कि यूएसए से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट कर सके और हमारे यहाँ डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन उसको राइज कर सके। तो ऐसे में इंडिया को तो यूएसए ने इतनी हेल्प नहीं की जितनी की ऑस्ट्रेलिया की यूएसए ने इस एक कदम के अंदर ही दे दी। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि जो कम्युनिटी का इश्यू आ गया ना, एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी वाला, उसके चलते या कल्चरल या फिर जो एंग्लो सेटलर्स हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो एंग्लोस्फीयर के अंदर रह रहे हो, तो उनके बीच में एंगेजमेंट बढ़नी लाजमी है, क्योंकि उनके पास में बैकग्राउंड है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल।
अगर इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें तो आज के टाइम पे जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल जेनिथ पे चल रही है, पीक पे चल रही है, वार्म रिलेशंस है। चाहे आप देखो इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी 2008 में। इसके अलावा डिफेंस की अगर बात करें, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव हुआ 2012 में साइन। इसके अलावा इंडिया यूएस रिलेशन की बात करें, जो मेजर डिफेंस पार्टनर का जो स्टेटस वो इंडिया को दिया गया यूएस कांग्रेस के द्वारा 2016 में। इसके अलावा टीयर 1 स्टेटस दे दिया इंडिया को, और साथ में हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की बात भी की गई इंडिया के साथ में। 2+2 कॉन्वर्सेशन आपको पता ही है, जिसमें फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर एंगेज करते हैं यूएस और इंडिया की दोनों तरफ से। इसके अलावा फोर्थ और सबसे मतलब 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट होते हैं ना, फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं यूएसए के, जिनमें आप देख सकते हो बेका हो गया, कोमकासा हो गया, ये सारे थे ना। तो ये एग्रीमेंट चारों के चारों इंडिया और यूएस के बीच में साइन हो चुके हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली या फाउंडेशनल एग्रीमेंट कंसिडर किए जाते हैं यूएसए के द्वारा। वो सारे एग्रीमेंट हो गए, और आज आप देखो कि डिफेंस कोऑपरेशन में कितना ज़्यादा एंगेज कर रहे हैं। तो यूएस और इंडिया की रिलेशन कम नहीं है, पर ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में यूएसए के इंडिया के साथ रिलेशन अगर देखो तो यूएसए ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर प्रोपेल्ड, दैट मींस न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई देने की बात कर दी है। ठीक है, ऐसे में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आए इंडिया के साथ में, तो दोनों फेलो कंट्रीज कंसीडर की गई है। ये बात स्टेटमेंट में आती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट के द्वारा 2019 में। इंडो यूएस रिलेशन की बात करें तो दोनों कंट्रीज एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज में काम कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज में से एक है और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो एक कन्वर्जेंस आ रही है वहां पे। इसके अलावा इंडिया को एक ग्रेट पावर बनाने के लिए इंडिया ऑलरेडी इधर अमेरिका की तरफ से हेल्प आ रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो 2 वर्ल्ड की ग्रेट डेमोक्रेसीज हैं, वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स यूएसए की तरफ से आ रहे हैं। अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना की पोजीशन को देखा जाए ना, तो इंडिया और यूएस दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े मिलते हैं। ठीक है, तो इसी सिचुएशन में अभी कन्वर्जेंस में कमी नहीं है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार हो रही है। मिलिट्री हार्डवेयर परचेसिंग की बात भी करें ना, तो यूएसए से हम लगभग $2.2 बिलियन का जो मटेरियल है मिलिट्री के लिए वो हम परचेज कर चुके हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है अभी कि इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, आत्मनिर्भरता की, जिससे कि हम किसी एक कंट्री पर रिलाय ना करें या फिर एक्सटर्नली रिलाय ना करें, तो उसके चलते फिर बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस में थोड़ा क्वेश्चन राइज हो जाता है कि इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज है वो किस तरफ जा रही है। और जबकि दूसरी तरफ आप देखो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से भी अपनी बात की, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर देने की बात भी कर दी, जबकि इंडिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से जो कुछ भी इंडिया इंपोर्ट करे उसके बाद में टेक्निकल नो हाउ का पता पड़े कि कैसे क्या काम होता है, टेक्निकल नो वाई का पता पड़े कि भाई हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चाहे आज फाइटर जेट्स की बात करो, जेट इंजन्स की बात करो, या फिर रडार्स की बात करो, या न्यूक्लियर प्रोपल्शन सबमरीन्स की बात करो, या एयरक्राफ्ट करियर्स की बात करो, इन सारी चीज़ों में इंडिया भी डील करता है अमेरिका के साथ में, पर इंडिया को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की जाएगी। तो थोड़ा सा बस ये कंपैरिजन है। तो इसमें इन्फ्लुएंस किसका आएगा? एंग्लोस्फेयर का, एंग्लो सैक्सॉन सॉलिडारिटी का। इसी तरीके से आप देखो इंडिया की बात करें तो इंडिया फुल पोटेंशियल गेन कर सकता है और लगातार आगे काम कर रहा है, पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हमें एक इंश्योरेंस चाहिए किसी भी एक कंट्री की हेजेमनी के खिलाफ। क्यों? क्योंकि अगर हेजेमनी किसी एक कंट्री की होगी, जैसे कि हम अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए केवल यूएसए पे डिपेंडेंट हो जाएं, तो यूएसए तो हमारे ऊपर फिर अपनी दादागिरियां चलाना शुरू कर देगा, तो वो तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अगेंस्ट में चला जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। फिर इंडिया जो कुछ भी करेगा उससे पहले यूएसए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, सलामी देनी पड़ेगी यूएसए को बार बार। तो इस केस में क्या हो जाए कि इंडिया अपनी जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स है उसको डाइवर्सिफाई करे। तभी तो इंडिया ने S-400 सिस्टम के लिए रशिया के साथ डील कर रखी है, और यूएसए के प्रेशर के बावजूद ये एग्रीमेंट आगे है और सप्लाई होने वाली है इस चीज़ की, S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसके लिए। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि किसी भी एक कंट्री की हेजेमनी के चक्कर में तो हमें पड़ना नहीं है। और देखो हमारी इकोनॉमी को अगर बायंट करना है, दैट मीन्स हमें बाउंस बैक करना है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो उसके लिए देखो हमें हमारे मार्केट को ओपन करना होगा,
साथ में रियल पॉलिटिक मैनर के अंदर सोचना होगा कि वाकई में इंटरनेशनली किस किस के साथ में हम एंगेज करें, जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके और साथ में जो काउंटर पार्ट होगा उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो। तो इसके लिए क्या किया जाए, जहां जहां पर भी हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज हो उन कंट्रीज के साथ में हमें एंगेजमेंट हमारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये चीज बताई गई है राइटर के द्वारा। राइटर जो है वो रिटायर्ड चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट फ्यूड अमंग फ्रेंड्स। देखो इस आर्टिकल को लिखा है सी राजा मोहन ने। देखो 4 दशक पहले की बात है जब वॉशिंगटन ने ये डिसाइड कर दिया कि तारापुरा एटॉमिक पावर स्टेशन है उसको अब फ्यूल सप्लाई नहीं दी जाएगी, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं दी जाएगी। 4 दशक पहले क्या हुआ था, 1974 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने पहली बार, और यूएस कांग्रेस ने इस चीज को लेकर के बैन कर दिया था, बोला इंडिया को हम बिल्कुल भी सप्लाई नहीं देंगे। और आपको पता उस टाइम पे हमारे रिलेशन किसके साथ अच्छे चल रहे थे, यूएसएसआर के साथ में इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। तो हर एक तरीके से अमेरिका ने यूनिलैटरली न्यूक्लियर सप्लाईज को रोकने की कोशिश की। फिर टाइम बीतता है, 1981 में रोनाल्ड रीगन वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। उनको ये पता पड़ता है कि इंडिया के साथ में हम रिलेशन बिगाड़ करके कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि देखो जी, डोमेस्टिकली हमारे ऊपर बहुत सारी लगाम लगी हुई है, इसलिए हम जल्दी से इंडिया के साथ एंगेज नहीं कर सकते। पर उन्होंने मतलब यूएस ने एक पासा फेंका, वो था फ्रांस के साथ में, कि फ्रांस को ये कह दिया कि देखो हमारे यहाँ तो नॉन प्रोलिफरेशन लॉज हैं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन लॉज, कि कैसे भी करके जो कैसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज नहीं है, क्योंकि इंडिया ने देखो न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं रहा था। तो उस केस में इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, तो इस केस में डोमेस्टिक लॉज के चलते हम न्यूक्लियर सप्लाई नहीं इंश्योर कर सकते हैं इंडिया को। तो ऐसे में फ्रांस को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और फ्रांस फिर बाद में तारापुर पावर प्लांट को फिर बाद में ये न्यूक्लियर सप्लाई कंटिन्यू करता है। तो ऐसे में यूएस के रिलेशन थोड़े से इंडिया के साथ में ठीक ठाक होने शुरू होते हैं और इसको बोला गया तारापुर डिप्लोमेसी, जिसमें 3 कंट्रीज हो गए, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया और एक तरफ इंडिया हो गया। अब आप देखो कि रिसेंटली जो कल परसों जो एग्रीमेंट हुआ है 15 तारीख को AUKUS, उसमें फ्रांस को ही यूएसए ने इग्नोर किया है, जबकि फ्रांस ने ही हेल्प की थी यूएसए की इंडिया के साथ में डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। तो इसीलिए फ्रांस जो है वो धोखे में है कि हमारे पीठ में छुरा घोंपा गया है। अब एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया, दूसरा यूके, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स, तीनों ने मिलकर के एग्रीमेंट कर लिया, यहाँ तक कि वो एक दूसरे के साथ में जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है उस पर भी काम करेंगे, एंगेजमेंट रखेंगे, चाइना जैसे कंट्रीज को कंटेन करने की बात कर रहे हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर चाइना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो फ्रांस के स्टेक्स कम नहीं है अगर देखा जाए यहाँ पर इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारी चीजें बोल करके राइटर बैक टू बैक क्वेश्चंस राइज कर रहे हैं कि यूएस EU रिलेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, नेटो की रिलेशन जो चल रही है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम से अभी तक कंटिन्यू कर रही है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इंडो पैसिफिक रीजन में दिल्ली और टोक्यो 2 ऐसे और कंट्रीज हैं, 2 ऐसे और स्टेट्स हैं, इनको आपने इग्नोर कर दिया। तो ऐसे में न्यूयॉर्क दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन और या फिर वॉशिंगटन दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, इनकी अगर बात करें तो आने वाले टाइम में अभी इसी महीने की, अब सितंबर है, अब ये मीटिंग शुरू होने वाली है जिसमें क्वाड की मीटिंग भी होगी, जिसमें चारों लीडर्स एक साथ बैठेंगे व्हाइट हाउस में, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की भी मीटिंग है, उसमें भी स्टेटमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर इंडिया क्या स्टेटमेंट्स देने वाला है वो ऑब्जर्व करने वाली बात है। तो सबसे पहली चीज़ तो है बायलैटरल एंगेजमेंट है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ में। इसके बाद में आप देखोगे जो क्वाड की मीटिंग है वो हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, वो देखो न्यूयॉर्क दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन में अलग अलग जो वर्ल्ड लीडर्स आएंगे उनके साथ एंगेज करेंगे। अब सवाल यह आ जाता है कि जो पेरिस है दैट मीन्स फ्रांस जो है, वहाँ से जो शेड्यूल था मीटिंग का फॉरेन मिनिस्टर्स का, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और इंडिया का, वो देखो अपनी तरफ से कैंसिलेशन उसको मिल चुका है। वजह क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने नाराज कर दिया फ्रांस को यूनिलैटरली, जो एक मरीन सबमरीन ट्रीटी हो रखी थी, एग्रीमेंट हो रखा था। तो देखो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना सबके बीच में, वो है इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर। तो इस चीज को लेकर के देखो कि एक तरफ तो AUKUS को लेकर के फ्रांस में नाराजगी है और दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन भी कहीं ना कहीं, या फिर यूरोप की भी बात भी करें जिसमें फ्रांस को भी इंक्लूड कर दो,
उसके रिलेशन जो है यूएस के साथ में, उसको क्या डायरेक्शन मिलने वाली है, तो उसी को यहां पर समझाया जा रहा है। और दिल्ली के लिए देखो ये मुश्किलें तो होंगी कि इन सब को, वही बात है कि दोस्त थे, दोस्तों के बीच में हो गई लड़ाई, और एक दोस्त है समझदार, वो है इंडिया। अब इसको किस तरीके से इन सारे रूठे हुए दोस्तों को एक साथ बिठा सकेगा, वो अब देखो इंडिया के हाथ में है। तो देखो अभी पॉपुलर जो एकेडमिक डिस्कोर्स चल रहा है ना, दैट मीन्स लोगों के बीच में जो बातचीत चल रही है या एक्सपर्ट्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स आते रहते हैं इंडिया के अंदर, वो क्या है कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर रहा हुआ है। तो इस केस के अंदर इंडिया को एंगेजमेंट वेस्ट के साथ में कम रखनी चाहिए, और पहले कम रखी भी थी। पर आज जो है टाइम चेंज हो चुका है, और रियल में जो पॉलिटिकल एजेंसीज हैं इंडिया में, उन्होंने एकदम क्लियर अपना कर लिया है कि हम वेस्ट के साथ में एंगेज करेंगे। क्योंकि पहले एक अलग मुद्दा हुआ करता था, नॉन अलाइन मूवमेंट हमने क्यों मतलब ज्वाइन किया या क्यों स्टैब्लिश करने में हमने पुश किया, क्योंकि हम कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ का सामना कर चुके थे, और अब जा कर के फिर हम खुद से एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी बन चुके हैं वर्ल्ड में। आप देखो परचेजिंग पावर पैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पीपीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडियन जीडीपी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी है, राइट। और आने वाले टाइम पे वो क्रॉस कर देगी, 2nd होने वाली है। ये बात तो यूएसए के एक्सपर्ट्स के द्वारा बोली जा रही है। तो अब इंडिया का वो स्टेटस नहीं है जितना कि हम इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टैंड किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो एक डर भी था। इसलिए हमने नैम स्टैब्लिश किया। क्यों? कि अगर कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए या यूएसएसआर की तरफ किसी में भी एक को ज्वाइन कर लिया ना, तो हो सकता है कि फिर से गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ जाती। तो अब जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। तो ऐसे में देखो अलग अलग कंट्रीज के साथ में इंडिया कैसे एंगेज करेगा, वो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के साथ में इंडिया के रिलेशंस की। देखो पेरिस ने हमेशा से कभी भी अगर वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया है ना, तो उसमें अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, पोखरण सेकंड की बात हो रही है अभी, ठीक है। तो पोखरण सेकंड अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे जब किया गया था, तो उस टाइम पर बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज ने सब ने सैंक्शन लगा दिया था इंडिया के ऊपर, बस छोड़ करके एक कंट्री ने, वो था फ्रांस। तो ऐसे में आप देखो कि अमेरिका का जो ओपिनियन था वो तो कुछ ऐसा था कि अपनी हेजेमनी को और अपनी पावर को स्टैब्लिश करना, पर दूसरी तरफ अगर देखें ना, तो फ्रांस का ओपिनियन था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना। अच्छा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने के अंदर भी दो ओपिनियन थे, एक तो वेस्टर्न ओपिनियन जिसमें फ्रांस लीड करता था, और एक दूसरी तरफ था ईस्टर्न ओपिनियन, या फिर कह सकते हो जिसमें रशियन चाइनीज वर्जन जो था मल्टीपोलैरिटी का वो। तो जब से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसके बाद में रशिया और चाइना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की है, इंडिया भी इन्हीं के साथ में था, कि कैसे भी करके मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश होना चाहिए। और आज भी इंडिया इसी चीज को गवर्न करता है कि वाकई में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए। एक या दो सुपर पावर हो जाए उसके चक्कर में फिर पूरा वर्ल्ड अगर परेशान होता रहे, क्या फायदा उससे। तो इसकी बजाय अगर सभी कंट्रीज को पावरफुल बना दिया जाए, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 5-7 ऐसे कंट्रीज हों जो कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके बातों ही बातों के अंदर डिप्लोमेटिकली। इससे क्या होगा कि जो 2 वर्ल्ड वॉर्स देखे जा चुके हैं, और वॉर्स के चक्कर में जितना भी इकोनॉमिकल या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का हमने सामना किया है, वो अवॉइड किया जा सके। पर हमारा जो एंगल था ना, वो था रशियन चाइनीज एंगल। अब हम धीरे धीरे अगर फ्रांस की तरफ जाना शुरू करें, तब हमें समझ में आता है कि वाकई में फ्रांस जैसा कंट्री भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ही चाहता है। और इसी चक्कर में आप देख लो यूएस ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, यहां पर इसको फ्रांस को बिल्कुल साइड में कर दिया, और इसी चीज के लिए बोला है ना कि हमारे साथ में तो धोखा हुआ है। इसके अलावा जो अभी करंट रिजीम है, वो देखो फोकस कर रहा है बाल्टिक ओशन से लेके बाल्कन तक। बाल्टिक का मतलब हो गया नॉर्दर्न यूरोप, और बाल्कन का मतलब हो गया सदर्न यूरोप। इसी तरीके से आइबेरियन पेनिनसुला, दैट मीन्स आप देखो ये जो पोर्चुगल और स्पेन है, ये वाला एरिया, यहां से लेकर के मिटेल यूरोपा, यहां तक आप देखो तो वेस्ट टू ईस्ट यूरोप तक पूरा एक्सटेंडेड। दैट मींस इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट के साथ में एंगेजमेंट अब इंडिया अपने तरीके से कर रहा है, चाहे वो छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग हो, या फिर जो अभी राइजिंग कंट्री है दैट इज पोलैंड, वो भी लगातार अपनी तरफ से अपनी स्ट्रेंथ को राइज कर रहा है। तो ओवरऑल जो है वो इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां पर अब यूरोप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं जिनके साथ में एंगेज किया जा सकता है। इसके अलावा आज
हमने क्यों लंदन के साथ में एंगेजमेंट्स अच्छी क्यों नहीं रखी हमारी? क्योंकि बिटर कॉलोनियल लेगेसी, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, इसके चक्कर में हमने देखो लंदन के साथ में इतनी एंगेजमेंट्स नहीं रखी। फ्रांस वाला क्लियर हो गया, ब्रिटेन पे आ गया। अब देखो ब्रिटेन ने जैसे ही ब्रेग्जिट किया है, तो ब्रिटेन आज रियलिटी में तो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, ठीक है। तो उसके साथ में पार्टनरशिप करना और साथ में टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के तौर पे और फाइनेंशियल हब के तौर पे भी इमर्ज होने वाला है इंग्लैंड। क्योंकि ब्रेग्जिट इसीलिए किया यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि इंग्लैंड अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज नहीं बना सकता था वहां पे, ठीक है। इंडिया ने जो लंदन को नेग्लेक्ट किया, जिसमें मेन तो क्या फोकस था कि यहां पर जो एंग्लोस्फेयर है, एंग्लोस्फेयर के कंट्रीज यहां पर आप देख सकते हो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये कंट्रीज आ गए, या फिर यूएस भी आ गया, क्योंकि वहां पर भी एंग्लोज रहते हैं, इंग्लिश लोग रहते हैं। तो उसी के चलते इंडिया का जो नेग्लिजेंस था, उसी के चलते आप देखो कि यहां पर जो इंडिया ने एंग्लोस्फेयर को नेग्लेक्ट किया या फिर इनके साथ में अपनी एंगेजमेंट नहीं रखी पास्ट में, वजह हमने देख ली, क्योंकि बिटर कॉलोनियल लेगेसी थी, ठीक है। तो ऐसे में अभी एंग्लोस्फेयर साथ में आकर के इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी लोग हैं वो मिलकर के यूके यूएस जैसे एग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जो एंग्लो सैक्सन पॉलिटिकल बॉन्ड है, जो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, तो उसमें भी कोशिश ये है कि कैसे भी करके कॉलोनियल सिस्टम के टाइम पे जो सेटलर्स सेटल हुए थे, जैसे यूएस में क्या था, यूएस में शुरुआत में आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो 13 कॉलोनीज थी, और वो 13 कॉलोनीज मिलकर के फिर वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लेती हैं, और आज वहां पर 50 स्टेट्स बन चुके हैं, ओके। जो कि कमिंग टुगेदर वाले पॉइंट पे काम करता है। देखो दो तरीके का फेडरेशन होता है, एक तो कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। हमारा जो फेडरेशन है वो होल्डिंग टुगेदर है, सबको साथ में पकड़ के रखना है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल है। दूसरी तरफ यूएसए का जो फेडरेशन का सिस्टम है, दैट इज कमिंग टुगेदर, दैट मीन्स वो साथ में आकर के फिर फेडरेशन बना रहे, मतलब स्टेट्स के हाथ में ज्यादा पावर है। तो ओवरऑल जो है बात है वो ये कि जो यूके से निकले हुए लोग वो जाकर के सेटल हो गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात करो, न्यूजीलैंड की बात करो, चाहे कनाडा की बात करो, चाहे यूएसए की बात करो, तो वहां पर इन लोगों के बीच में एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तो क्या है कि इंडिया का जो रिलेशन था यूके के साथ में, अभी तक भी अब जाकर के थोड़े बहुत राइज होने लगे हैं, बाकी तो हमें डाउट ही रहा है। वो बात ठीक है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के हम मेंबर्स हैं, इस तरीके से हम साथ में बैठ करके काम भी करते हैं, पर जो हमारा पास्ट है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अप्रीहेंशंस थे कि कहीं यूके फिर से अपने आप को रीअसर्ट ना कर दे, प्रॉब्लम तो वो थी। तो ऐसे में इंडिया ने एंगेज किसके साथ किया? उन्हीं के साथ किया जो पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं। मतलब ये हो गया कि जैसे यूएस है, यूएस के साथ में एंगेजमेंट अच्छी रही, ऑस्ट्रेलिया के साथ में एंगेजमेंट अच्छी रही, या फिर जहां जहां पर भी आप देखो इंडिया जैसे इंटरेस्ट जहां पर कन्वर्ज हो रहे थे, जैसे मान लो ये आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इजिप्ट की बात कर लो, ठीक है, यूगोस्लाविया, इन्होंने मिलकर के नेटो स्टैब्लिश कर दिया। पर दूसरी तरफ आप देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ में एंगेजमेंट अब अभी हमारी थोड़ी राइज हो रही है, यूएसए के साथ में हमने देखा पीक पे चल रही है, और यूके के साथ में भी अच्छी खासी एंगेजमेंट है। यूके भी पहले इतना एंटरटेन नहीं करता था इंडिया को जितना अब कर रहा है, ठीक है, जब से बोरिस जॉनसन आए, क्योंकि राइटिस्ट हैं। सबसे मेन जो पॉइंट आ जाता है निकल के वो ये कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी डोमिनेट कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे आप देखो कितना ज्यादा कन्वर्जेंस देखने को मिली थी इंडिया और यूएसए के बीच में, उसके पीछे वजह क्या थी? रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वहां पे, है ना। तो वही चीज है। तो ऐसे में इंडियन डायस्पोरा का चले जाना और सेटल हो जाना इन्हीं डेस्टिनेशंस में, कौन से में, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहां पर जाकर, तो ये भी एक एंगेजमेंट चलाता है। तो इसका असर क्या होता है डायस्पोरा का, कि जो इंडियंस वहां जाके सेटल हो गए, तो इससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनके ऊपर फॉरेन इश्यूज का इफेक्ट भी आता है, और हमारे डोमेस्टिक इश्यूज का रिलेशंस भी, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पर भी इंपैक्ट जाता है। जैसे कि अगर कोई बात आए, हमारे यहाँ पर डायस्पोरा डिप्लोमेसी बोली जाती है इसको, जिसमें कि आप अपने डायस्पोरास को, जो भी आपके प्रवासी भारतीय हैं, उन लोगों को आपने एंगेजमेंट में ले सकते हो, जिससे कि मान लो अगर यूएस में कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से इंडिया के इंटरेस्ट हार्म हो, तो वहां पर हम हमारे डायस्पोरा को ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि आज देखो यूके में जो वहाँ की पार्लियामेंट है ना, ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है, वहाँ पर आप देखो कि 2 इंडिविजुअल तो मेन मिनिस्ट्री लेकर के बैठे हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि कल परसों हमने देखा था, एक तो पटेल करके, एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 2। तो वो रोल क्या प्ले करेंगे? इंडियन इंटरेस्ट को मोर और लेस कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रख के चलेंगे। सेम चीज़ आप देख सकते हो कमला हैरिस का जो रोल है वहाँ पर, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है,
उनके हिसाब से भी आप देख सकते हो, वो भी तमिलनाडु से अपना लिंक रखती हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि आप डायस्पोरा का भी लिंक यहाँ पर रखते हो और वो अपनी फॉरेन पॉलिसी पर बड़ा असर रखता है। पर पॉइंट ये है कि टोक्यो और दिल्ली, दो जो कि क्वाड के भी मेंबर हैं, उनको थोड़ा सा साइड में होते हुए देखा जा रहा है। पर फिर भी साइड में होते हुए देखा जा रहा है सिर्फ एक ये एग्रीमेंट में। पर वही चीज है कि कौन सा क्वाड डाइल्यूट हो गया, वो अपने आप में एक मुद्दा है ना। तो देखो बात ऐसी है कि अभी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर बातचीत करेंगे, क्वाड की जो मीटिंग होगी और यूएन की जो मीटिंग होने वाली है, तो और या फिर जो बायलैटरल मीटिंग होने वाली है यूएस के साथ में, अलग अलग कंट्रीज़ के जो फॉरेन जो लीडर्स हैं उनके साथ में एंगेजमेंट भी इंडिया की होगी, वहाँ पे बातचीत करेंगे वो लोग। तो ऐसे में देखो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, सब हमारे साथ में इंटरेस्ट शेयर करते हैं एक गोल पे आके, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस लार्जर गोल को अंडरमाइन नहीं होने देना है इंडिया को। सबसे पहली बात तो ये हाईलाइट करनी है इन सब के साथ में कि भाई अगर आपके बीच में कितने गैप्स हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप करो, आपके खुद के इश्यूज हैं, हमारे भी आपके साथ में गैप्स हैं, पर इंडो पैसिफिक रीजन की बात आए तो कम से कम भाइयों साथ में आकर के खड़े हो जाओ। एक तो इंडिया ये कन्वे करे, दूसरा ये कि इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है दैट इज डेटरेंस, कि सब लोग साथ मिलकर के खड़े रहेंगे तो चाइना जो अपनी तरफ से असर्शन करता रहता है, अपनी तरफ से जो पावर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, वो चीज़ें चाइना को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो या क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करो या साइबर वारफेयर की बात करो, ये यूएसए ने अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने के लिए, यूके ने भी अपनी तरफ से ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करने के लिए एंगेजमेंट अपनी कंटिन्यू रख ली है। पर बात यह है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर स्टेबिलिटी चाहिए है तो उसके लिए इन सभी कंट्रीज को साथ में आना जरूरी है, और यही एक पॉइंट बनता है जहां पर फ्रांस को कन्विंस किया जा सकता है। वैसे तो देखो, जैसे ही यूके यूएस वाला ये एग्रीमेंट साइन हुआ ना, ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, तो इस एग्रीमेंट के साइन होते ही फ्रांस को जैसे ही पता पड़ा तो अपने एनवॉय को विड्रॉ कर लिया वहां से, ऑस्ट्रेलिया से भी और यूएस से भी। और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं फ्रांस के और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनके बीच में फ़ोन पे बात भी हुई है, जिसमें ये फाइनल हुआ है कि हाँ, हम वहाँ पर यूएस में साइड लाइन्स में मिल लेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर इंडिया का यही है कि इन सभी को जो अलग अलग तरफ जा रहे हैं अपने खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए, उन सबको एक जगह पर लाने का एक ही पॉइंट है, दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन, और यही मुद्दा है। देखो, अगर फ्रांस की बात करें तो 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना, उसके बाद में फ्रेंच प्रेसिडेंट, ठीक है, जैक्स चिराक, उनके द्वारा ही हेल्प प्रोवाइड की गई थी इंडिया को, न्यूक्लियर आइसोलेशन से हटा लिया था इंडिया को। दैट मीन्स इंडिया को जो न्यूक्लियर सप्लाईज की रिक्वायरमेंट थी उसको रुकने नहीं दिया। दूसरी तरफ यूएस के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, ये रिपब्लिक पार्टी के थे, इन्होंने भी अपनी तरफ से इंडिया के साथ में एंगेजमेंट्स को कम नहीं रखा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है, देखो इंडिया की रिलेशनशिप है ना वेस्ट के साथ में बहुत सारे एंगल्स से देखने वाली है, और इंडो पैसिफिक कोalition आज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिसमें इंडिया इन डाइवर्जेंट पावर्स को एक साथ ला सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमें समझनी थी इस पूरे आर्टिकल में। आगे देख लेते हैं, एक बार सऊदी अरब वाले पे नज़र डालते हैं। देखो, ये सऊदी अरब वाला जो आर्टिकल है ना, मेनली इसमें तो ज़्यादा फोकस तो देखो इस पे किया गया है कि सऊदी अरब में क्या हो रहा है। इससे क्या है कि सऊदी अरब अपने लिए इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके। एक तो विजन 2030 चल रहा है वहाँ पर, 2030 तक बहुत कुछ करना है, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। हमारे यहाँ पर, हमारे किंगडम में लगभग 197 ऐसे लेजिस्लेशंस हमने इम्प्लीमेंट करने की ठान रखी है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल हो। ये सारी चीज़ें बताई जा रही है क्योंकि ये एम्बेसडर हैं इंडिया में सऊदी अरब की तरफ से, उनके द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर देखें, एनर्जी के लिए 453 बिलियन का फंड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जो बातें हैं ना वो कुछ ऐसी है कि रिसेंटली नियोम, रेड सी, किडिया प्रोजेक्ट या फिर लाइन प्रोजेक्ट न्यूज़ में थे। ये कहाँ से एसोसिएटेड हैं, तो ये सऊदी अरब के प्रोजेक्ट्स हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो, 7वीं सबसे बड़ी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुकी है जहाँ पर इंडिया की कंपनीज भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा एफडीआई के इनफ्लो की बात भी करें तो बोले यहाँ पर लगभग 331% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो राइज देखने को मिला है। ठीक है, यही चीज़ें बताई जा रही है। और जीडीपी के अंदर भी नॉन ऑयल एक्टिविटीज़, देखो ये जो गल्फ कंट्रीज़ है ना, ये मेजरली डिपेंड करती हैं ऑयल के ऊपर। अब
नॉन ऑयल एक्टिविटीज़ की तरफ जाने के लिए इनकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इकोनॉमीज़ जैसे यूएई भी हो गया, बहरीन भी हो गया, कतर भी हो गया, ये सारे कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके डाइवर्सिफाई किया जाए इकोनॉमी को। नहीं तो क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पे अगर वर्ल्ड अच्छे से अगर शिफ्ट कर गया तो फिर इन इकोनॉमीज़ को बहुत ज़्यादा शॉक मिलेगा। तो बोला हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आने वाले 10 सालों के अंदर। एक तो देखो सकाका सोलर पावर प्लांट वो, और एक सुधैर प्लांट, ये दोनों स्टैब्लिश कर रहे हैं जिससे कि सऊदी ग्रीन या मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जैसे काम कर रहे हैं। तो सकाका सोलर पावर प्लांट और सुधैर, ये नाम आप याद रख लेना, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें ना तो टू द पॉइंट यहाँ पे आ रहा है इंडिया का नाम यहाँ से। बाकी तो देखो किंगडम अपनी अपनी बात कर रहा है, बोले 130 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कर्व करेंगे आने वाले टाइम में 10 सालों के अंदर, ये कुछ यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा हमारे जो टारगेट्स हैं, एंडिवर्ड्स हैं, जिसमें विजन 2030 की जो स्ट्रेटजीज हैं, उसमें देखो इंडिया जैसे कंट्रीज़ के साथ में हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडियन कंपनीज भी सऊदी अरब में बहुत काम कर रही हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो, कंस्ट्रक्शन हो, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल, बहुत सारा मतलब डाइवर्सिफाइड मैनर में एंगेजमेंट कंटिन्यू चल रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि लगभग 44 न्यू लाइसेंसेज इशू किए गए हैं इंडिया की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसके अलावा इंडिया की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट कम नहीं जा रहा है। 2020 में इंडिया की तरफ से सऊदी अरब में $2.81 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गया है, पर्टिकुलरली किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ऐसे में देखो सऊदी अरब में 91st नेशनल डे ऑब्जर्व किया जाता है सितंबर 23 को, अभी किया जाएगा 91st वाला। तो इसमें बोला इंडिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इंडिया हमारा एक क्लोज फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम कल्चर भी शेयर करते हैं, सोशो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस भी रखते हैं, पॉलिटिकल पार्टनरशिप भी है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है दोनों कंट्रीज़ की एक दूसरे के बीच में, और साथ में हम शेयर्ड वैल्यूज़ और इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं कंटिन्यू। तो ऐसे में दोनों कंट्रीज़ फ्रेंडली नेचर के हैं, ऐसे में हमारे लोगों के बीच में भी एंगेजमेंट कंटिन्यू रहेगी, तो इसका फ़ायदा दोनों कंट्रीज़ के लोगों को मिलेगा। तो ये चीज़ बताई जा रही है। आगे चलते हैं। फिर देखो एक छोटा सा आर्टिकल है, इसकी समरी मैं यहीं पे दूंगा, स्टेट ऑफ सस्पेंशन। देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है ना, उनके लिए एक ऑर्डर डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है अब यूटी है, तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। तो उनके द्वारा ये बोला गया है कि कोई भी बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ का लोकल, ठीक है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, दूसरा वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट तो क्या मतलब वहाँ के जो लोकल्स हैं वो हो गए। तो ऐसे में पहली चीज़ तो ये कि आपने स्टेट को बाइफर्केट करके यूटी में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा, आपने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट करने के लिए आपने ऐसे लॉज बना दिए जिसमें आप ये देखोगे कि वो बंदा कितना ज़्यादा अपने कैरेक्टर में एकदम एक्यूरेट जा रहा है। मतलब पीरियोडिक वेरिफिकेशन किया जाएगा कैरेक्टर का और एंटीसेडेंट्स का, कि हाँ जी वो बंदा किस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। अब आप देखो कि इस तरीके के कानून लाने से मुश्किलें कितनी पैदा हो जाती है कि कश्मीर के लोग पहले से एलिनिएटेड फील करते हैं। दूसरी चीज़ एडिटर यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि आप एलिनिएटेड लोगों के खिलाफ और ज़्यादा ऐसे रेगुलेशंस ला दोगे तो फिर बाद में और ज़्यादा वो डरे हुए या फिर अपने आप को दूर का समझेंगे कि यार ये तो हमें अपना समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कानून जो बनाए जा रहे हैं ना, इसमें आप थोड़ा सोच समझ करके आप आगे बढ़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसमें क्या चेक किया जाएगा कि कोई बंदा है इंडिया की इंटेग्रिटी के लिए, इंटेग्रिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, उसका वेरिफिकेशन होगा रूटीन बेसिस पे, देशद्रोह का काम तो नहीं कर रहा है, कोई कपटपूर्ण काम तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ग्रेजियस है, दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थितियाँ क्रिएट करती चली जा रही हैं। ठीक है, आप अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग रखो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो भी पर्टिकुलरली कश्मीरी लोगों को, उनको आप इन्वेस्टिगेट करोगे, उनको आप रीवेरीफाई करते रहोगे, तो उनके दिमाग में क्या सेट होगा। आप खुद सोचो कि जिस भी स्टेट में आप काम कर रहे हो, आपके पेरेंट्स या कोई भी मान लो आपके रिलेटिव गवर्नमेंट जॉब में है, और उनसे डेली बेसिस पे अगर रूटीन या डेली तो क्या हर 2-3 महीने के अंदर यही वेरीफाई किया जाए कि क्या क्या आपकी एक्टिविटीज़ थी, क्या आपने किया, तो ऐसे में फिर आप क्या फिर इंडिपेंडेंटली काम कर पाओगे, या फिर आपके मन में क्या आएगा कि पता नहीं हमारे ऊपर क्यों डाउट करते हैं ये लोग। तो फिर वो एक जो मिलिटेंसी ज्वाइन करने की जो टेंडेंसी है ना वहाँ के यूथ के अंदर, वो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि एलिनिएशन की बजाय है ना हमें कन्वर्जेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में पैरालिसिस लाने की बजाय, क्योंकि इसी तरीके से आप क्या करोगे कि आप चार दीवारी में बैठ करके कानून बना रहे हो, और चार दीवारी में बैठे हुए कानूनों को फिर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो एडिटर ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत लंबे हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा परेशानी होगी,
तो ये बड़ी एक कह सकते हैं ना कि बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में बनाई हुई पॉलिसी नहीं है, ठीक है। तो एंगर की एब्सेंस का मतलब ये नहीं है कि रिसेंटमेंट नहीं है, नॉर्मलसी नहीं है, नॉर्मलसी है, नहीं नहीं, नॉर्मलसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहाँ पर एंगर नहीं है इसका मतलब ये मान के चलो कि हो सकता है कि कोई बड़ी चीज़ अंदर पक रही हो। पॉइंट ये है कि सस्पिशन या विजिलेंटिज्म, मतलब आप किसी पे शक करो या किसी के ऊपर नज़रें गड़ा करके रखोगे तो उससे वो बंदा अपने आप में थोड़ा सा दूर होने लग जाएगा। नहीं, जो मुद्दा है ना नया कश्मीर, ये मुद्दा ही कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो ये चीज़ बताई जा रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया हुआ है। खैर, ये जो भी है सिचुएशन वही जान सकते हैं जिन्होंने लॉज बनाए हैं। पर हाँ, इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल हार्श नहीं होना चाहिए। बाकी ज़रूरत है उन चीज़ों को, देखो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी हैं वो भी कुछ सोच के ही बनाते हैं, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही गलत है। पर हाँ, ये है कि बैक टू बैक आप इस तरीके से लाते रहोगे चीज़ें तो उससे देखो वहाँ पर हो सकता है कश्मीरी लोगों को परेशानी हो, और होती है बेशक, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप भी अपने ओपिनियन तैयार कर सकते हो अपने हिसाब से। पॉइंट ये था मेरा कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो इस डिस्कशन में हमने 4-5 आर्टिकल्स देख लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।